हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि राज्य व्यवस्था की सीरीज तो चल ही रही है कंटिन्यू। उसी सीरीज में आज हमारा क्या है, चौथा सीरीज है, जिसमें आपको राज्य व्यवस्था के कुछ PYQ के रूप में 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। मतलब कौन सा वो सन है जिसमें जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो डिजिटली तरीके से, मतलब बिना पेपर कॉपी, मतलब पेपरलेस बजट पेश किया गया था 21, 19, 18 या 19 में। तो ये आप देखेंगे इसमें सही आंसर होगा वो आपका है कौन सा, 1921 में। 1921 में आप देखेंगे जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया था, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भी ये हैं, 25 में भी है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, सीतारमण, ठीक है, इन्होंने पेश किया था, ठीक है। अच्छा, निर्मला सीतारमण के बारे में आप ध्यान रखेंगे चीज कि ये जो है पहली, यानी कि प्रथम पूर्ण कालिक, प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। महिला वित्त मंत्री, देखो मैंने यहाँ पे पूर्णकालिक लिखा है, जो अपने पूरे 5 साल का जो कार्यकाल पूरा किया इस तरीके से। लेकिन अगर वैसे हम बात करें कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। लेकिन वो पूरे अपने कार्यकाल नहीं पूरा किया, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अतिरिक्त कार्यभार के रूप में लिया था। तो अगर नॉर्मली ये पूछा जाए, ठीक है, नॉर्मली पूछा जाए तो अगर ये बता सकते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, तो बताएंगे वो कौन है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। लेकिन जब भी वो बात करेंगे ना पूर्णकालिक की, तो पूर्णकालिक में निर्मला सीतारमण जी ही आएंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, पद संभाला था लेकिन बाद में छोड़ दिया था, अतिरिक्त पदभार संभाला था, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने संभाला था। तो ये हो गया 21 में पेश हुआ था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदानों में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो आपने पहले ही पढ़ा किसके लिए, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 24। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अधीन आता है, ठीक है। ये किसमें है, तो कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध, के विरुद्ध अधिकार। तो आपने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अधीन, ठीक है ना। दो आर्टिकल आते थे, एक तो आर्टिकल 23 था। आर्टिकल 23 हमें ये बताता था कि जो मानव का दुर्व्यापार है उस पर हमने क्या कर दिया, प्रतिषेध लगाया है कि मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरा आर्टिकल आपका 24 है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम कोई बालक है तो उसको ऐसे कार्य में मत लगाओ जिससे उसके शरीर पे क्या हो, बुरा प्रभाव पड़े। जैसे कि खादानों में काम नहीं करा सकते हैं, कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, मतलब जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अगर करते कहीं पाया जाता है बालक, ठीक है, और जो संस्था ने करा रहा है, जो व्यक्ति करा रहा है, तो उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 24 है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 76 में आपने पढ़ा है, इसमें तो हमने बात की किस पे, अनुच्छेद 76 में किसकी व्याख्या है, इसमें है महान्यायवादी की, महान्यायवादी, कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जो कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 6 और 11, 7 और 10, 7 और 11, 8 और 10। तो देखिए भारतीय संविधान की हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 तो हमारे मूल अधिकार हैं और 11 क्या है, मूल कर्तव्य हैं, ठीक है ना। आप कहोगे कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं? मूल कर्तव्य वो होते हैं कि जैसे संविधान है तो संविधान में कुछ ये प्रावधान किया गया भारत के नागरिकों के लिए कि उनके क्या क्या अधिकार तो पता ही है, ठीक है, लेकिन उनके मूल कर्तव्य क्या है, उनकी मूल ड्यूटीज क्या है,
तो ऐसे 11 हमने मूल कर्तव्य जोड़े हैं जो भारत के नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। बाकी वैसे 6 अधिकार भी हमने दिए हैं, ठीक है। भारत के नागरिकों को 6 अधिकार हैं और कितने 11 उनके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो अभी पता होना चाहिए कि हमने अमेरिका से यानी कि यूएसए के संविधान से लिया है। अमेरिका से ग्रहण किया है, ये जो विशेषता है हमने किया है। लेकिन जो मूल या मौलिक जो कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से, रूस की बात करें तो जिसे हम लोग पहले सोवियत संघ या यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ जिसे पहले कहते थे, तो रूस के संविधान से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। जबकि मूल अधिकार तो हमारे 6 ही, हालांकि मूल अधिकार हमारे पास 7 थे, कितने थे 7 थे, लेकिन हमने क्या किया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हमने हटा दिया। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो उसको हमने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में हमने उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो 6 हैं, तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो पहले 7 थे, पहले कितने थे, पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, अब 6 हैं। तो 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, उसे अब हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है, विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सही है, ठीक है। तो तो इसमें देखो क्या बात है हमारी, इसमें क्या है सही है। तो क्या कहीं ना कहीं क्या चौथा आपको सही लग रहा है क्या, कि न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, ठीक है ना। ये वाली क्या है बात यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि भाई बलपूर्वक किसी से आप श्रम नहीं करा सकते हो, ठीक है। मतलब जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक आप नहीं क्या श्रम नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये किस प्रकार के उसका अधिकारों का हनन हो रहा होगा, तो ऑप्शन दिया है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, आप देखेंगे इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि शोषण के विरुद्ध ही तो ये क्या है अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। यानी किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, जैसे दास प्रथा की बात करते हैं, पहले दास प्रथा चलती थी, ठीक है, दास प्रथा हो गया, ठीक है, बलात् श्रम हो गया, ठीक है, या बेगारी हो गया,
या बेगारी हो गया, या फिर मैं बात करूं यहां पर कि दुर्व्यापार हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आएंगे, आर्टिकल 23 के तहत ही आएंगे। ठीक है, आर्टिकल 23 के तहत ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। ठीक है ना, ये सही है। ठीक है, बेगारी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एक काम करा लिया और पैसे नहीं दिए, है नहीं, तो ये होता है बेगारी। पहले देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल पर पहली नीति इन्होंने कब तैयार की थी। ठीक है, तो इसमें अगर आप सही आंसर देखेंगे तो हमारा सही आंसर होगा आपका 2009 में तैयार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई, यानी कि जो बीजेपी की बात की जाती है तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, तो ये है 1980। हालांकि अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, 6 अप्रैल 1980। तो आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, तब की बात करता है। ठीक है, तो इस 21 आर्टिकल के तहत होगा। ठीक है, ये 21 आर्टिकल के तहत माना जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, 331। ठीक है, 331। हालांकि अब ये हटा दिया गया है कि भाई अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में अब कोई भी एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये अब हटा दिया गया है, लेकिन उस समय जब था तब ये 331 जो आर्टिकल था इसके अधीन ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, आगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश डैश द्वारा किया जाता है, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो सही आंसर है, अब तो सही आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, डी है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन अब देखेंगे राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उसमें शामिल होंगे कौन कौन से, देखिए जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, यानी कि संसद के दोनों जो सदन हो गए, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही क्या लेंगे, भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें मनोनीत वाले भी आ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो वो भाग तो नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही मनोनीत कर रहा है, तो वो कैसे उनके चुनाव में भाग लेंगे, है नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों, वो भी निर्वाचित वाले ही, ठीक है, वो भी निर्वाचित वाले हैं। बाकी दिल्ली, पुदुचेरी, मतलब जहां जहां विधानसभा है उनके सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदन और साथ साथ में कौन सा, उसके साथ में राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश डैश अनुच्छेद थे, कितने थे, तो आप इस ऑप्शन के देख पा रहे हैं, तो सभी को पता है कि भाई 395 ही क्या थे, 395 ही क्या है, अनुच्छेद है मूल संविधान में। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो वो किस अधिनियम को रिप्लेस कर दिया। पहले कौन सा अधिनियम चलता था, फिर संविधान लागू हुआ था, फिर संविधान का रूल चलना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे जो उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको रिप्लेस किया गया था संविधान की जगह। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, फिर हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। देखिए, भारत की 8वीं अनुसूची संविधान, जिसमें हम लोग बात करते हैं 52वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन में सूची भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाई अब तो 22 है ना, कितनी है, 22। ठीक है, कितनी है, 22 है। 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है। मतलब कैसे प्राथमिक सदस्यता, मतलब सदस्यों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसमें व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा है, तो भाई जिस समय सरकार है जिस पार्टी की भारत में, वही तो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी।
स्थापना कब होगी? तो अप्रैल, यानी वही 6 अप्रैल 1980। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो ये सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, सदस्यों के हिसाब से। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? अब ये कह रहा है जनवरी 2019 तक। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मूल संविधान की इन्होंने बात नहीं की है, मूल संविधान की इन्होंने बात नहीं की है, नहीं तो 395 ना भी इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है, ना ही इसमें इन्होंने दे रखा है। लेकिन 2019 तक देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या जो बढ़कर हो गई थी वो 448 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 448 हो गई थी। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में ये संख्या और भी ऊपर चली गई है, ठीक है ना, और भी ये ऊपर चली गई, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या तो घटता बढ़ता रहता ही है, कभी हटा दिया जाएगा कभी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम मामलों में ये बढ़ता ही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? मतलब जो अभी नया वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2018 आया था, इससे पहले वो अधिनियम आया था, उसकी जगह पे इसे रिप्लेस किया गया है, तो वो किस वर्ष का था? तो ये आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1986, ठीक है, 1986 में जो आया था, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह पे उसे रिन्यूअल करके 2018 में लाया गया, ठीक है, या उसे संशोधन किया गया 2018 उसकी जगह पे। फिर लिखा हुआ कि वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित किया गया था? कि मुकदमों को विचाराधीन कम करनी चाहिए, मुकदमों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा दायर किए गए मुकदमों की संख्या की जांच करने के लिए एक समिति का नियुक्त करनी चाहिए, मुकदमों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ठीक है, बढ़ानी चाहिए। तो इसमें क्या आपका सही हो सकता है? देखो पहली बात तो एक ध्यान रखो कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि वाणिज्यिक मुकदमे, ठीक है, जो कह सकते हैं कमर्शियल केसेस होते हैं, उनमें सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित किया गया था? उसमें यह बताया गया था कि मुकदमों की जो विचाराधीनता है वो कम करनी चाहिए, ठीक है, तो ये वाली बात उस समय की गई है, ऑप्शन नंबर ए की। अगला है कि केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? भारत सरकार द्वारा अर्जित अनुमानित धन, विभिन्न राज्यों की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, जिला परिषद द्वारा खर्च किया गया अनुमानित धन। तो देखो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण क्या हमने पढ़ा है कि जो बजट की बात की गई है, अच्छा कि संविधान में बजट शब्द कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट का मतलब हम लगाते हैं किससे? वार्षिक वित्तीय विवरण से, ठीक है। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक शब्द दे सकते हैं, ये बजट की बात कर रहा है, किसका था? बजट। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसके लिए अनुच्छेद आपका है कौन सा? 112। 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है कि एक साल का जो आय व्यय का ब्यौरा होता है उसे ही कहते हैं हम लोग क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, या बजट कह लो सरल भाषा में। तो इसलिए इसके सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, जो आय है और व्यय का जो ब्यौरा है वही हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश डैश भाषाएं शामिल हैं, तो कितनी शामिल हैं? तो शामिल हैं कितनी? 22। क्योंकि मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो थी 14, फिर बाद में 1 ऐड हुआ, फिर बाद में आपके 3 ऐड हुए, फिर कितने हुए? फिर 4 ऐड हुए, ठीक है। तब जाकर टोटल कितनी बन गई? टोटल बन गई 22। और ऐसे ही आगे ये ध्यान रखिएगा कि 14 क्या थी? मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, ठीक है। अभी कितनी है? 22 हो गई हैं। तो आगे आने वाले समय में, ठीक है, ये भाषाओं की संख्या और बढ़ सकती है, यानी कि ये 23 भी हो सकती है। जैसे आपने देखा कि भोजपुरी भी 23वीं राजकीय भाषा बनने के कह सकते हैं कि और अग्रसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे हैं, ठीक है। क्या है वे? देखो जो अच्छा हमने कहा भारत में क्या है ना कि केंद्र शासित प्रदेश भी है नहीं भाई। 8 क्या है? यूटीज तो हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, और 28 क्या है? आपके स्टेट हैं। 28 क्या है?
स्टेट है। तो अब ये यूटीज हमने क्यों बना दिया, लिखा है ना कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे क्या वे राज्य बनने के लिए उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत है, राज्य बनने के लिए बहुत बड़े प्रांत है, बहुत बड़े प्रांत। देखो हमने यूटीज इसलिए बना दिया कि ताकि वो राज्य बनने की जो मानक है उसको वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि राज्य बनने के लिए वो अभी क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं, इसलिए हमने राज्य न बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डेवलप कर दिया उसको। ठीक है, जिसमें केंद्र का क्या होगा, पूरी तरीके से शासन होगा। ठीक है, केंद्र का क्या होगा, पूरी तरीके से उस पर शासन होगा। तो ये ध्यान रखिए 8 के 8 आपकी कितनी है, 8 आपकी यूटीज हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे यूटीज हैं जहां पर विधानसभाएं हमारी मौजूद हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में विधानसभा मौजूद है, पुदुचेरी में विधानसभा मौजूद है, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में भी क्या है, विधानसभा मौजूद है। यानी इस 8 में से 3 में तो क्या है, विधानसभाएं मौजूद है। विधानसभा मौजूद होने का मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं फिर सीएम तो होंगे, है नहीं, सीएम वहां के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश डैश किया गया है। भाई वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो आप देखेंगे कि जो भी वित्त आयोग होगा इसका गठन जो होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हम बात करते हैं थोड़ी सी केंद्रीय वित्त आयोग की। केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त आयोग के लिए जो अनुच्छेद आप देखेंगे तो वो अनुच्छेद आपको कौन सा मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा 280। तो 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो अब ये केंद्रीय जो वित्त आयोग है इसका गठन कौन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका जो गठन है वो करेगा कौन, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। कितने, तो 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए करेगा, 5 वर्षों के लिए करेगा। ठीक है, हाँ पहले देखो, पहले आपके हैं कौन, तो एक है कौन, के सी नियोगी। ठीक है, के सी नियोगी पहले है। ठीक है, हालांकि इनको कहते हैं क्षितिज चंद्र नियोगी, पूरा नाम ये है। ठीक है, और अभी देखेंगे क्योंकि 15वां अगर पूछा जाता है, 15वां, तो 15वें में आप देखेंगे तो यहाँ पे है कौन, एन के सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह, एन के सिंह। लेकिन इनका अब तो क्या होगा, खत्म हो गया। लेकिन अब कौन बनेंगे, 16वें की बात करते हैं। 16वें तो वो कौन है, अरविंद पनगड़िया, ये हैं। और जो 16वां वित्त आयोग होगा ये कब से लागू होगा, ये लागू कब से होगा। ठीक है, ये लागू होने की बात करेंगे तो ये होगा 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ठीक है, कौन सा, 16वां वित्त आयोग ये लागू होगा। हालांकि गठन हो गया है, उसके अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई हैं। अब देखो जो केंद्रीय आपका वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, इसमें ध्यान रखिएगा क्या होता है कि आर्टिकल 281 के अंतर्गत अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, संसद के समक्ष क्या करेगा, ये रखवाएगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में
आपको इतनी बातें क्या रखनी है, विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हालांकि अगर मैं ये बात करूं तो केंद्रीय वित्त आयोग में आप देखेंगे तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ठीक है। तो हालांकि ये 16वां जो लागू 1 अप्रैल से होगा, लेकिन तो 2025 चल रहा है, तो 2025 चल रहा है, तो अभी कौन होंगे, तो एनके सिंह ही क्या होंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अभी इनका ही चल रहा है सब कुछ। तो ये बात तो आपको रखना है। लेकिन अगर राज्य केंद्र, अगर यहाँ पे कहा जाए कि राज्य वित्त आयोग की बात किया जाए, राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख कहाँ पे है, राज्य वित्त आयोग की बात करें थे तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आपका है 243I, ठीक है। इसमें है राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई केंद्रीय वित्त आयोग से लेकर, ठीक है। तो ये आज हमारे टोटल कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप ये चीज़ों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।